नमस्कार दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है न्यूमेरिकली सीख चुके हैं और ये आगे का काम अपन करेंगे। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला रिमाइंड करवा देता हूँ कि आपने ये हमेशा याद रखना है। ई वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है ना, और फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगली बार जब जनरल एक्सप्रेशन की बात आएगी तो आपको क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलम लॉ के एक्सप्रेशन में और इसके एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ पे ओनली हम लोग जो चार्ज मेन लिया है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पे निकल रही है और वो है दैट इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो आर है वो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाली जा रही है, चार्ज क्यू की, है ना। ये इंडिपेंडेंट है किसको लेके, दैट इज द टेस्ट चार्ज। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में जो आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये स्टेटमेंट आ सकती है। फिर मैंने आपको सिखाया अगर इसको वेक्टर में लिखना हो तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, ई वेक्टर, और सिंपली यू विल बी टेकिंग द आर कैप। तो आर कैप इज फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब अपना काम अगला जो है उसको ध्यान से देखें, वो क्या है, वो है कि जो हमने पहले काम किया है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपन और उसी को करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन एक में करवा देता हूँ, बाकी आपको सब करना है बिकॉज उसमें कोई भी बड़ी सी वेरिएशन तो आएगी नहीं, तो इसलिए, लेकिन छोड़ना भी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी इसको देता है तो हमें करना है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या निकाला था दोस्तों, पहले हमने सिर्फ फोर्स निकाली थी, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले अपन कर चुके हैं। मींस वी विल कंसिडर द स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस, दैट इज डीएल, एंड द डीएल length is carrying the charge dq. Now this element is preparing the electric field, and this electric field is imposed over this point of observation where the q node charge or simply the test charge has been placed. Now this electric field, it is central, it is just like electrostatic force, it is following also the electrostatic force. So that is, this electric field is working over to this test charge in this way, that is E vector. तो यहाँ पे अगर आप F vector भी लिख देते हैं तो एक ही बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी यही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का लिटरल मीनिंग क्या है तो ये फोर्स ही ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये आ गया, बस बाकी सब आपको आता है कि इस एलिमेंट को अपन क्या मान लेंगे, एक चार्ज मान लेंगे। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों। वो कैसे, that is dE vector is the electric field of this dq charge present over dl. So we should write 1/4 pi epsilon, see here, ठीक है ना, 1/4 pi epsilon, the value of charge is dq. Now since we have taken it is in the Cartesian system, so we have taken the position vector of q node is r1 and this one is of r2. So ये हम बार बार कर चुके हैं, तो this distance is r1 minus r2। तो हमने यहाँ पे भर दिया मोड ऑफ r1 माइनस r2 का होल क्यूब एंड r1 माइनस r2। ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले से ही क्लियर है, ठीक है। तो बस ये क्या हो गया, this we have calculated the electric field by using the formula and the vector, and then further हमें पता है कि dq को कैसे निकाला जाएगा, dq को निकाला जाएगा फार्मूले से, दैट इज लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज अपॉन लेंथ। सो dq वुड बी लैम्डा इनटू dl, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और ऐसे करके लिख दिया दोस्तों, ठीक है ना। नाउ फर्दर हमें मालूम है कि हमें तो पूरी लाइन को कंसिडर करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज दिस होल एक्सप्रेशन। सो दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बी केयरफुल, ठीक है। तो बच्चों ये चीज तो मैंने करवा दी है। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, अब आप दोनों केस जो हैं वो खुद करेंगे क्योंकि जस्ट इट ए रिहर्सल, इसमें कुछ नया है ही नहीं। क्योंकि अगले वाले केस में दैट आपको एक सरफेस उठाना है और उसमें एक एलिमेंट्री पार्ट उठाना है, ठीक है। फिर वैसे ही इसको जोड़ देना है, फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो आपको इस टेस्ट चार्ज के ऊपर
यहाँ पे पैरामीटर सिर्फ एक ही चेंज करेगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सिग्मा इंटू डी एस फॉर्मेट। और दूसरे वाले फॉर्मेट में आपने क्या करना है, आप एक बड़ा सा वॉल्यूम उठाएंगे दोस्तों इस तरह से, और उसमें भी एलिमेंट्री वॉल्यूम में आपको फिर से 3D ही उठाना होता है, सब अपन सीख चुके हैं। और फिर से ये टेस्ट आ जाएगा दोस्तों, और फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है ना। तो आई विल बी वेरी हैप्पी देन यू विल बी डूइंग दिस ऑल थिंग्स एंड शोइंग टू मी। क्लियर बच्चों, तो ये चीज आपने करनी है, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज वी ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन इट, इसलिए अपने ये चीज कर ली ताकि मैं आपको रिमेंबर करवा दिया कि ऐसे करके इसको आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो ये चीज आपने खुद से करनी है। मीन्स इनके एक्सप्रेशंस के नाम क्या होंगे, इसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड, ठीक है बच्चों। अब जो है हमारे पास काम आ रहा है, और इसको आप ऐसा मान के चलेंगे कि ये टॉप 20 क्वेश्चनों में एक है, ठीक है बच्चों। मैं टॉप 20 क्यों बोलूँगा, कि बोर्ड में क्या होता है कि बोर्ड में जो बड़े नंबरों के क्वेश्चन होते हैं, खासकर 5 नंबर के, वो लगभग लगभग हर साल एक जैसे बने रहते हैं। मतलब कि वो कुछ ही क्वेश्चन है जो पूरे यूनिट्स में से उठाए जाते हैं, और वो सर्कुलेट करते रहते हैं, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। तो उन क्वेश्चनों से एक चीज तय होती है कि उन क्वेश्चनों को ढंग से अपन तैयारी कर ले, तो हमें फिजिक्स में जो है वो अच्छे नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो टॉप 20 क्वेश्चन वही होते हैं जो मैक्सिमम आते हैं किसमें, 5 मार्क्स में। तो दोस्तों ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है। एंड पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि इट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं कि है क्या। तो इसकी बात करेंगे तो ये देखिए, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट पॉइंट लाइंग ऑन इट्स सिमेट्रिक एक्सिस। तो ये आपके पास रिंग है दोस्तों, ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी यहाँ पे रखा हुआ है, और ये इसका सेंटर है, और ये इसकी सिमेट्रिक एक्सिस है, ठीक है। तो आपको इस पूरे रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसकी जो ज्योमेट्री है उसको समझना है। तो आई विल ट्राई फॉर यू कि अपन इसको सीखेंगे दोस्तों। तो ये जो है, इसको आपने सीखना है कि ये 3D में फिगर कैसे है, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है कि अपन इसको ऐसे ही प्रिडिक्ट कर बैठेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप पेपर पे इस रिंग को बना रहे हो, तो वो रिंग का जो प्लेन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, कैसे करके आएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक एक्सिस आपको पता होना चाहिए, ऐसी एक्सिस जो रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर होती है दोस्तों, ऐसे, ठीक है, और वो सेंटर से पास करती हैं, दैट इज टोल्ड एज सिमेट्रिक एक्सिस। तो बेसिक चीजें पकड़ के चले तभी काम बन पाता है, ठीक है। तो दिस वी हैव टेकन, तो ये क्या हो गया, ऐसे करके इस रिंग की प्लेन है, जबकि पेज पे आपको ये सिंपली फ्लैट ही दिखेगा, बिकॉज पेज क्या होता है, एक प्लेन होता है। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। हमें पता है कि इस रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, क्योंकि रिंग क्या है, रिंग एक लाइन की तरह है, एक स्ट्रिंग की तरह माना जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों फिर अब क्या हुआ कि अब हमें इस रिंग की जो है वो क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, अब इसमें एक ट्रिक अपनाया, वो पता है आपको, कि हमने इसका एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट उठा लिया। कहाँ है, ये है, ठीक है। तो इसकी लेंथ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि इसकी लंबाई dl आ गई, और इसके हिस्से में चार्ज कितना आ गया, dq। और बच्चों इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, क्या बोलते हैं इसको, डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट भी होगा, जिसको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ लॉजिक है, वो मैं बताऊंगा क्या है। तो एक और एलिमेंट आएगा जो उसके जैसा ही होगा, हूबहू होगा, उतना ही चार्ज कैरी करेगा, क्योंकि वी हैव यूज द वर्ड व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली चार्ज। मतलब कि अब सब जगह जो प्रति सेंटीमीटर इसके ऊपर चार्ज है वो सेम है। तो इस लंबाई को क्योंकि अपने बराबर लिया डीएल डीएल, तो ये इसके हिस्से में चार्ज भी सेम आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज को आप समझ के चले, ठीक है ना। अब क्या किया, अब इसको समझेंगे अपन कि कैसे क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया कि जैसे मान लो ये हमारे पास क्या आ गई, हम लोगों ने एक एक्सेस मान ली जो इसके सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको 3D में दिख रही होगी ऐसे करके, ठीक है।
ये सेल आपकी तरफ है तो आपको इसका पॉइंट ही दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये जो अपना एक्सिस रखी है, इसके बाहर जो है हमें क्या करना है, ऐसे करके ये करंट एलिमेंट ले लिया, तो इस करंट एलिमेंट के हिसाब से एक लेंथ जो है दोस्तों वो ऐसे आएगी, जो इसको ऐसे छुएगी। बिकॉज आपको अगर ये फिगर इमेजिन होता है तभी इस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये एक लेंथ आ गई दोस्तों। तो इसका डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट कहाँ आएगा, बिल्कुल इसके सामने, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये सिचुएशन जो है आपको ऐसे दिखेगी। ये है इसका 3 डायमेंशनल पिक्चर, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बी केयरफुल की ये आपकी जो रिंग है पेज के ऊपर, उसकी सिमेट्री कुछ ऐसे है कि यहाँ पे ये चीज आपको ऐसे दिखाना है। ये आ गया पहला काम, ठीक है, इट्स ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो इसका जो रिंग है दोस्तों, इसका रिंग दिख रहे हो आप, ये सॉरी रिंग दिख रहे हो, और रिंग का जो रेडियस होगा वो कौन सा होगा, ये, ठीक है। मतलब यहां तक मान लेंगे अपन ऐसे करके, ये इसका रेडियस है। तो ये सब जगह सिमेट्री के कारण क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर हो गया। तो इस पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से रखें कि मैंने क्या बात की है और उसको कैसे अपन अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, हमने क्या किया, इस फिगर में रेडियस मान लिया आर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मिडल पॉइंट जो उसका डीएल बिंदु है, उसका जो सॉरी डीएल जो लेंथ है उसका मिडल पॉइंट क्या मान लिया, ये है। इससे इस लाइन को जोड़ दिया। तो इस बिंदु से जब इसको जोड़ा जाएगा दोस्तों, तो वो जो है वो आपको कैसे दिखेगा, ये आ गया दोस्तों इधर से, ये, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ये ऐसे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऐसे करके आ गया, ठीक है ना। अब जब ये ऐसे आ गया दोस्तों, ठीक है ना, तो आप समझ रहे होंगे कि जब इस बिंदु से नीचे इसके सेंटर को जोड़ा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक राइट ट्राइंगल होगी। क्या होगी, एक राइट ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अगर ये आर है, अगर ये एक्स है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, अंडर द रूट आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और नीचे भी बाय द सिमेट्री ऑफ फिगर दिस इज कॉल्ड एज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ज्योमेट्री समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब रिंग जो है वो सिमेट्रिक है, जितना हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे होगा, और ये क्या है, सिमेट्रिक एक्सिस है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। नाउ फोकस द फर्दर थिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन इस एक्सिस को ये आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों। मान लो ये एक्स एक्सिस है। अब तुम्हें मैंने क्या सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब ये रखा तो ऐसे ही है, ठीक है। अब इसकी जो चार्ज है वो इसके सब जगह पे मौजूद है, ठीक है ना। ये जो स्पार्कलिंग इसमें दिख रही है आपको, डॉट्स दिख रहे हैं, यही चार्ज है मान लो। तो ये चार्ज इसके ऊपर है, तो ये चार्ज सब जगह पे अपनी फील्ड जो है वो फेंक रहा है। अब वो फील्ड जो है जब इस बिंदु को छुएगी, तो वो जाएगी तो कैसे, स्ट्रेट लाइन में। कैसे जाएगी दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में। तो इट इज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉलोइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये हमेशा इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसे होगा, स्ट्रेट, नो वेरिएशन, ठीक है, क्योंकि इट इज सेंट्रल। तो ये जो लाइन्थ एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा दोस्तों, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा है उसकी भी बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसका फिगर बनाते समय आपको केयरफुल रहना है। यू कैन यूज द स्केल एंड जस्ट मेक इट एट स्ट्रेट लाइन अप टू दिस, ठीक है ना। ये इसमें कोई भी तरह का इंक्लिनेशन नहीं है, इस तरफ को ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो फिर मान लो कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया, तो ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है उसको अपन नाम डाल देंगे ई डैश, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है, ये इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये लाइन सीधे आगे जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थीटा थीटा हो गया। अब अपन ध्यान देंगे और आगे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लिया, मान लो ऐसे, ठीक है। अब ये नॉर्मल जो है इस लाइन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको मैं सिखा चुका हूँ 11th में भी कि जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उसके अलोंग आता है दोस्तों कॉस कंपोनेंट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा। और यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों, ई साइन थीटा। सिमिलरली अगर इसकी बात करेंगे, तो इसका भी कौन सा कंपोनेंट आएगा दोस्तों, यहाँ पे, यहीं पे अपन इसको शो कर देते हैं। यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा ई डैश कॉस थीटा,
और इस तरफ चला जाएगा इसका ई साइन थीटा। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो ये है इसका पहला पंच जो इसमें आपको बिल्कुल ढंग से सीखना है कि हाउ वी हैव टेकन द डायरेक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट एंड हाउ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड आर वर्किंग। ठीक है, एंड नाउ फर्दर वी हैव रिजॉल्व्ड द कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद द नॉर्मल्स। ठीक है ना, तो ये अपन ने कर लिया। ठीक है, अब अपने को ये सब हो जाता है। अब एक और पंच इसमें लेके चलना है कि हर बार क्या होगा दोस्तों, जैसे ये रिंग है दोस्तों, तो रिंग को अगर अपन ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, तो डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट कैसे हो गए, ऐसे। ठीक है, अगली बार थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे तो ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके ये पूरा रिंग दोस्तों क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, मीन इट। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि जब भी दो एलिमेंट लेंगे तो आप क्या ब्यूटी पाएंगे इसमें, हर बार ऐसे ही होता चलेगा कि जब भी आप दो और एलिमेंट उठाएंगे, अगेन द साइन कंपोनेंट विल बी हेयर एंड द कॉस कंपोनेंट वुड बी हेयर। तो मींस कॉस कंपोनेंट सारे के सारे रिंग के कहाँ लाई करेंगे, इस एक्सिस के ऊपर, और सारे के सारे साइन कंपोनेंट कहाँ लाई करेंगे, इस वर्टिकल नॉर्मल के ऊपर। सो ये इसका अगला मेन पंच माना गया है। ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रॉपरली। ठीक है ना, तो अपने ये लिख लिया, तो अब क्या है, हम लिखते हैं इसमें कि लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वो क्या होती है, दैट इज डी क्यू अपॉन डी एल। क्या लिख लिया अपने इसको, डी क्यू अपॉन डी एल। दैट्स बाय द डी क्यू विल बी रिटन एज लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे नाम डाल देते हैं कि ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश फॉर लेंथ एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू डी एल, ए बी इज इक्वल टू डी एल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो हम ऊपर वाले एलिमेंट को उठा लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख पाएंगे, इट वुड बी ई वेक्टर। और ई अभी वेक्टर नहीं लिखना है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं सिंपली ई मोड में, और डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं। तो हमने कैसे लिखा कि ई इज इक्वल टू, फार्मूला लगाइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए चार्ज कितना है इसका, डी क्यू, राइट। ठीक है, और जो यहां से लेकर यहां तक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की दूरी है दोस्तों, वो कितनी है, आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान रखें कि इस ए बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। ठीक है, तो अपन इसमें पहले से मेंशन कर देंगे ई डैश, क्योंकि आपकी कॉपी जब अच्छे मार्क्स लेके आती है तो ये सारी चीजें नोट की जाती हैं, बारीकियां की आपने कैसे चीजों को अच्छे से लिया। तो अगर आपने ई डैश यहाँ पे लगाया है तो हमें अलग से फिर डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है कि किधर है, तो दिख रहा है ना कि ई डैश की डायरेक्शन तो ये है, तो आपने इसको लिख लिया। ठीक है, फर्दर स्टेप क्या आएगा दोस्तों, ई डैश हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब डी क्यू को अपन क्या लिख पाएंगे, लैम्डा इंटू डी एल, और ये स्क्वायर से ये कट जाएगा क्योंकि रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब आपको सिंपल पंच लेके चलना है, वो ये रहेगा कि सिमिलरली क्या बच्चों, कि सिमिलरली में हो जाएगा कि अगर अपन अब ई की बात करेंगे, अब डैश में और इसमें क्लियर करिएगा आप लोग, ई क्या हो जाएगा, पूरा वही लिखिए, दैट इज डी क्यू अपॉन, अब आप इसको सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये बोर्ड में अलाउड होता है कि आपने लॉजिक ऊपर क्लियर कर दिया है, इसके सारे पैरामीटर उसके जैसे ही हैं जैसे वो दिख रहा है, इसलिए अपन इसको ऐसे करके लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो सिमिलरली ये हो गया। ठीक है ना, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों की दिशाएं अलग अलग है, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई दोस्तों कि मोड ऑफ ई डैश इज इक्वल टू मोड ऑफ ई। सो लेट मी टेक दिस फर्दर एज ई, सिंपल दोनों को ई ले लो से।
ठीक है, क्योंकि देखो आप सारे पैरामीटर्स में दूरियां, चार्ज, एवरीथिंग इज सेम, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसलिए अपन इसको मोड में सेम लेके एक कॉमन टर्म क्लियर कर सकते हैं, और वो कॉमन टर्म हो गई दोस्तों ई। क्लियर हो गया? तो ये अपन ने इसको ऐसे करके लिख लिया, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, अगला स्टेप में ये लिखना है कि रिजॉल्विंग, क्या करेंगे दोस्तों, रिजॉल्विंग ई एंड ई डैश। ठीक है, तो रिजॉल्विंग करेंगे तो वो आपको डायग्राम में अपना दिया है, तो ई जो है उसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई कॉस थीटा और एंड ई साइन थीटा। उसी तरह से ई डैश को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई डैश कॉस थीटा एंड ई डैश साइन थीटा। समझा क्या दोस्तों? ठीक है, ये सब करने के बाद अब आपको पता है कि अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दें, सिंस बाई 4, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, ई साइन थीटा एंड ई डैश साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर। क्या मतलब हुआ, क्योंकि अब मात्रा में ई मोड के ई के बराबर है ही। अब आप फिगर में देख पा रहे हो कि फिगर में दोनों कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में होने की वजह से उनकी मात्रा भी सेम है। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी कितना है, 10 न्यूटन। इसका मतलब रिंग के सारे साइन कंपोनेंट जो अपन डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट के लेंगे, वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसलिए हम क्या बोला कि हमने क्या बोला कि भाई ये जो कंपोनेंट है, इनकी जो नेट कंट्रीब्यूशन है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने सीख ली। क्लियर? अब अपन जो है इसमें चाहें तो क्योंकि हमने छोटे से एलिमेंट लिया था, हमें पूरे रिंग की बात करनी थी दोस्तों, तो हम चाहें तो यहाँ पे डी ई सिंबल यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों, आपको पता है, क्योंकि हमने ना छोटा सा एलिमेंट ही लिया है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, डी ई। ऐसे लेने से भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन आगे आगे आपको जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको फिर नया सिंबल यूज करना पड़ेगा, तो बेटर है कि अपन ऐसे लेके कर लें, ठीक है ना। तो डी ई डैश, डी ई आ गया, और लास्ट में ये बस आपको डी लगा देना है, ये आ गया। ठीक है, तो ये सब हो गया, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोगों ने छोटे से एलिमेंट को ही उठाया हुआ है, ये आ गया डीई वेक्टर। क्लियर हो गया सबको? तो इस चीज को ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अब पता लग चुका है कि ये लोग तो सारे जो है वो 0 हो गए, और हर बार जो है वो जो अपना रिंग है वो सारे कंपोनेंट को, ई cos थीटा कंपोनेंट को थ्रो कर रहा है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और सबकी डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब अब वो डायरेक्शन डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपस में सारे के सारे जो है वो ऐड हो जाएंगे। कौन से कंपोनेंट दोस्तों, डीई cos थीटा कंपोनेंट, बिकॉज ऑल आर वर्किंग ओवर द सेम एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन। सो व्हाट वी शुड डू, कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाकी तो कैंसिल हो गई है दोस्तों, अब जो बची है उसको अपन जो है वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, यानी सोमेशन ऑफ सारे कंपोनेंट कौन से जोड़ने हैं अपने को, डी ई cos थीटा। ठीक है, क्योंकि बाकी साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा है, डी ई cos थीटा। बस अब इजी हो जाएगा, तब अपने इसको फॉलो करेंगे। E इज इक्वल टू, अब कि भाई डी ई जो है वो अपने को पहले से ही पता है, डी ई हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या है डी क्यू, नीचे क्या है दोस्तों, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और साथ में क्या है cos थीटा। क्लियर? अब आगे कि ये सब करने के बाद अब अपने को और इसमें क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब हमें फोकस करना है इस बंदे के ऊपर, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं अपन, उसमें थीटा अलग जो है वो वेरिएबल है, या
थीटा यहाँ पे तो खैर थीटा इज ए कांस्टेंट, तो ये कॉस थीटा कंपोनेंट कांस्टेंट है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, हम इसको दूसरे पैरामीटर में बदल लेंगे ताकि हमारी डेरिवेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये आपको ट्राइंगल दिख रही है दोनों जगह, एक ये और ये दोनों में एक सिमेट्री है। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे अगर अपन कॉस थीटा लगाएं तो कॉस थीटा होता है दोस्तों, क्या होता है, यहां से देख रहे हैं अपन, ये परपेंडिकुलर है हाइपोट और ये बेस, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अपन इसको यहाँ पे लिख देंगे अगले स्टेप में क्या, दैट इज ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन भी बाहर आ जाएगा दोस्तों, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, बचेगा क्या कि अपने पास है ये तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा क्या सिखाया मैंने, ये हो जाएगा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और अपना डीएल जो है वो यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, अब आगे ई जो है वो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये बंदा का जो है बेस, जो है ये बेस दोनों सेम है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन ये सारे लोग वेरी नहीं हो रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जो है वो कांस्टेंट है। इसलिए हम क्या क्या बाहर निकालेंगे, जो अगले कांस्टेंट है लैम्डा पहले बाहर आ गया, एक्स भी क्या है, आपने पॉइंट ऑफ पी को जो है वो फिक्स रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया एक्स भी बाहर आ गया। और इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या मिला दोस्तों, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। ठीक है, अंदर सिर्फ एक ही टर्म बची दोस्तों और वो है डीएल। ठीक है, बी केयरफुल, एक एक स्टेप को इजी तरीके से करें, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल क्लियर करके चलें कि क्या हो रहा है, और बढ़िया से खुद प्रैक्टिस करें, आराम से हो जाएगा। अब आप यहां से देखें कि डीएल का इंटीग्रेशन वैसे तो एल आएगा, लेकिन अपन अपने को क्या करना है, डीएल का इंटीग्रेशन करने का मतलब यहाँ पे क्या है, सारी डीएल जोड़ने को बोल रहा है। तो जैसे सारे डीएल जोड़ दिए जाएंगे तो आप समझ रहे हो कि डीएल जोड़ने का मतलब क्या हो गया, ये बन जाएगा इसका पेरीमीटर। क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। और रिंग का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, क्या बन जाएगा 2πr। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों लैम्डा इंटू एक्स, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एंड देन होल पावर 3/2, और डॉट यहाँ पे क्या आएगा 2πr, क्या आ जाएगा 2πr। तो ये इसका एक्सप्रेशन बस फाइनल होने ही वाला है। तो अपन इसको लिख देंगे लास्ट में, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ऊपर आएगा दोस्तों 2πr लैम्डा इंटू एक्स, और नीचे आएगा दोस्तों आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 3/2। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर दिस। ठीक है, अब ये चीज बहुत अच्छे से आप करिएगा बिकॉज ये 5 नंबर में आने वाला आर्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, अगर आप x को 0 भर दें दोस्तों, तो x को 0 भरने का मतलब होता है कि आप इस बिंदु से x को 0 करने का मतलब कहाँ पहुंच जाएंगे, सेंटर पे। कहाँ पहुंच जाएंगे, सेंटर पे। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, आप देख पाएंगे कि x 0 होते ही सेंटर पे रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी दोस्तों, दैट इज 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंच ऑफ दिस आर्टिकल, कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे हुई है, ठीक है ना। और अगर अपन जो है क्या मान लें कि बाकी और भी पैरामीटर अपन इसमें वेरी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पंच है जो आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको विजन करिए कि अगर हमारे पास ये एक रिंग था, ठीक है, और ध्यान दें चार्ज तो रिंग के ऊपर था, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कैसे बन रही थी, कि जैसे अपने पास ये रिंग था तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकल रही थी, ऐसे भी निकल रही थी, ऐसे भी निकल रही थी। और यहाँ के चार्ज की वजह से कहाँ को जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को ही निकलती है तो नीचे को जाएगी। कहाँ जाएगी, नीचे को।
अब इससे क्या होगा, आप विजन करें इस चीज को कि जो चार्ज अंदर मौजूद था, बाहर वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को भेज रहा है, और जो अंदर चार्ज, क्योंकि वो एक सिलेंडर है, बाहर सिलेंडर के रूप में है, तो जो एक चार्ज यहाँ भी है तो एक चार्ज यहाँ भी, ऐसा मान रहे हैं। तो ये फील्ड इस तरफ को आएगी, इसकी इस तरफ को आएगी, ये भी इस तरफ आएगी, ये भी इस तरफ आएगी। तो ये आपको समझना है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या कर रही हैं, विपरीत दिशा में काम कर रही हैं। ये भी किस दिशा में काम कर रही हैं, विपरीत दिशा में। इसका मतलब रिंग में सिमेट्री के कारण सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी, नलिफाई कर देगी, बिकॉज दे आर वर्किंग अपोजिट टू ईच अदर। That's why we say that the electric field inside the ring is always zero. This is very very important. Clear? हाँ, अब जो है ये अगला आर्टिकल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन चार्जेस। इट इज एज सिमिलर एज वी डिड इन कूलम्स लॉ फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ भी आपको बड़ी इजी तरीके से इसको करना है, बहुत इजी है, लेकिन छोड़ना नहीं है, बिकॉज इट इज एज इंपॉर्टेंट एज वी डिड इन द कूलम्स लॉ फॉर द फोर्सेज। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपके Q1 Q2 Q3 Qn तक आप चार्जेस बैठा देंगे और रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ले लेंगे R1 R2 R3 Rn। और फील्ड कैसे काम करेगी, बिल्कुल सीधे सेध में, स्ट्रेट लाइन में। तो ये Q1 ये है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, Q2 ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया, Q3 ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 आ गया, Qn है तो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्किंग हुई। फोर्स भी ऐसे ही काम करती थी, आपको पता है। ठीक है, तो आज इसको अपन बड़ा लंबा ना खींच के आप इसको ब्रीफ करिएगा, और क्योंकि आपको आता है ये सब, तो हमें पता है कि मैं इसको अपन समेशन में लेके जाते हैं। तो अपन जैसे E1 लिखना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली क्या लिखना है, E1 एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E1 क्या होनी चाहिए दोस्तों, Q1/R1 का होल स्क्वायर। सिंपल करिए, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, R1 कैप। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये अपने कर दिया। अब क्योंकि तुम डायरेक्शन शो करना चाह रहे थे तो हमने ऐसे करके लिख लिया। तो E2 क्या आएगा, इट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 और सॉरी Q2 R2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, R2 का कैप। और करते करते जो दोस्तों लास्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी En वेक्टर, उसको अपन लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Qn/Rn का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा, Rn का कैप। ठीक है, तो मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक अपन हम सिंपल वाले वे से इसको कर रहे हैं, और बिल्कुल सही वे है, इसमें यू विल बी अवॉर्डेड फुली। ठीक है ना, तो ये आ गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको लिखना है बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। वो क्या बोलता है दोस्तों, ई लिखिए पहले, तो फिर नेट लिखिए, फिर E1 वेक्टर लिखिए, फिर E2 वेक्टर लिखिए, और लास्ट में आएगा अपना En वेक्टर। ठीक है, अब जब ये आ जाएगा तो आपको सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो ई नेट, ठीक है, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ इसको, आपको पहले मैं टेक्निक्स सिखा चुका हूँ, मैंने यूज किया था, आपको याद होगा, I = 1 to N। ठीक है, और जो लोग कांस्टेंट हैं इसमें, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो पहले से ही भाप लें। तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, वो कौन सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ये देखें ध्यान से, ये आदमी। इसीलिए इसके लिए अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे फार्मूला QI/RI का होल स्क्वायर और RI का कैप। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो जो भी कंफ्यूजन होगी अपनी क्यूरी मुझे बताएं, है ना, और बिल्कुल लिटरली इसको ढंग से करें, खासकर रिंग वाले आर्टिकल को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम, और अच्छे से इसको सीखे। पहले नहीं समझ आ रहा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन वंस यू विल क्लिक आउट। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।